अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़ रहे थे मंजिले इश्क। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। वानिया रागा के जाने पर जितनी खुश थी अब इतनी ही अफसरदा हो चुकी थी। दिल था कि घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन इसकी हिफाजत के बाद एक कदम उठाना भी वानिया के लिए मुहाल था। सारा दिन वो घर पर बैठी अपने जज्बात पर गौर करती रही। वो पास था तो अभी इसकी जान का ज़ाब बना हुआ था, और अब जब इससे दूर हो चला गया था तो अभी दिल बस इसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। वानी, कहाँ खोया है? तुम कब से हम बुला रहा है तुम्हें। मरजान की आवाज पर वानी अपने ही ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। तुम कब आई? जब तुम गुमसुम सा बैठा लाला को याद कर रहा था, मरजान ने शरारत से कहा, लेकिन वानिया की पलकें नम हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मरजान, मैं क्या करूं। वो पास होती है तो इनके जज्बात से डर लगता है, और अब पास नहीं है तो इनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मरजान, क्यों? मुझे वो अच्छे नहीं लगने चाहिए बाकी सबकी तरह, वो मुझे बुरे क्यों नहीं लगते? वानिया ने रोते हुए पूछा तो मरजान से अपने गले से लगा लिया। फिक्र मत करो वानिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनाया है। चाहे एक आसमान है तो दूसरा जमीन, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे का मुकद्दर ना होता तो अल्लाह ताला तुम दोनों को कभी भी एक ना करता। मरजान से प्यार से समझाया तो वानिया हल्का सा हंस दी। छोटी हो तुम मुझसे और बड़ी बहनों की तरह समझाने बैठ जाती हो। पता है तुम मुझे बिल्कुल मेरी हानि जैसी लगती हो। वानिया ने मरजान के गाल खींचते हुए कहा तो मरजान हंस दी। क्या बात है मरजान, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो, खैर तो है? वानिया के सवाल पर मरजान का चेहरा सुर्खी छिलकाकर गुलाल हो चुका था। मैं तो रोज ही खुश होता है, आज क्या होना था? मरजान ने घबराते हुए कहा। नहीं, कोई तो खास बात है। देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना, बताओ मुझे। वानिया ने हुक्म देते हुए कहा तो मरजान मजीद शर्मा गई। वो कल रात उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ और मेरा बाल भी बहुत प्यारा है। मरजान इतना कहकर यूं शर्माई जैसे ना जाने क्या हो गया। इस वजह से तुम इतना शर्मा रही हो? वानिया ने हैरत से पूछा। अरे नहीं, वो मैं तो। मरजान फौरन ही अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। अब और वानिया को क्या बताती कि कल पहली बार इसने अपने शोहर का प्यार भरा लम्स अपने गालों और होंठों पर महसूस किया था। इसके होंठों पर अभी भी वीरा के जुनून का एहसास मौजूद था। तुमको नहीं पता वानी, हमारा शादी हुए 1 साल हो गया है और कल पहली बार उन्होंने मुझसे इतने प्यार से बात किया। मरजान की बात पर वानिया की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी? हाँ, माड़ा हमारे यहाँ शादी जल्दी कर देता है लड़की की, इसीलिए तो मैं इन्हें पसंद करती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा है इनसे। लेकिन कल उन्होंने पहली बार मुझे छुआ वानी, वरना वो तो मुझसे प्यार से बात भी नहीं करता। ये बात कहकर मरजान फिर से शर्माई थी। यानी 1 साल हुआ है तुम दोनों की शादी को और तुम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक? मरजान ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। इंटरेस्टिंग, वानिया ने आहिस्ता से कहा। पता है वानिया, वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। तब से मोहब्बत किया है इनसे जब मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। दुनिया के लिए वो जैसा भी है, मेरे लिए जीने की वजह है वो वानी। मरजान की बात पर सुनकर वानिया अफसुदा हुई थी। क्या होता अगर कल को वीरा आर्मी के हाथ लग जाता तो क्या होनी थी मरजान की जिंदगी? वीरा के बगैर तो वो जीते जी मर जाती। और अगर वानिया के साथ रागा भी पकड़ा जाता तो वानिया का क्या होता? क्या वो जी पाती इसके बगैर? खुद से ये सवाल करने पर ही वानिया की आंखें नम हो चुकी थी। क्या हुआ वानी? मरजान ने परेशानी से पूछा, लेकिन वानिया ने बस इनकार में सर हिला दिया। वो वहां से क्या बताती कि हमेशा कैद में रहना वानिया का मुकद्दर बन चुका था। अगर वो रागा की कैद से आजाद हो भी जाती तो भी इसका दिल और जिंदगी हर खुशी रागा की कैद में रहती। सुल्तान मुस्कुराते हुए अपने आदमियों को देख रहा था जो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले पुलिस वाले को मार रहे थे, और बेचारे इंसाफ की राह में चलने पर इसकी सजा भुगत रहा था। सर, एक सुल्तान की आवाज। आप रुझ कर इसे देखा। सर वो हमारा प्लान फेल हो गया,
जिन लोगों को हमने रेलवे स्टेशन पर धमाका करने भेजा था, इन्हें इस सिकंदर ने मार दिया। एक एक की बात पर सुल्तान ने सबसे अपनी मुट्ठियां भींच ली। कौन है ये सिकंदर एके? अभी तक पकड़ क्यों नहीं पा रहे तुम इसे? सुल्तान गुस्से से चिल्लाया और अपना हाथ जोर से दीवार में मारा। मालूम नहीं सर, वो शख्स कहाँ से सोचता है कब क्या कर गुजरे पता ही नहीं चलता। खबर तो तब होती है जब वो सब खत्म कर चुका होता है। एक एक की बात पर सुल्तान ने इसे अपनी खतरनाक निगाहों से घूरा। तुम्हें मैंने यहाँ तक बेबस होने के लिए नहीं पहुंचाया एके। जितनी जल्दी हो सके इस कंदर को पकड़ो, वरना जिस गन से तुम आए थे इसी गन में वापस फेंकाऊंगा। इतना कहकर सुल्तान आगे बढ़ा और अपने आदमी के हाथ से डंडा पकड़कर खुद इस पुलिस वाले को जुल्माना अंदाज में मारने लगा, और तब तक मारा जब तक वो बेचारा मर नहीं गया। जन्नत जब से वहां आई थी अपने कमरे में लेटी रोती ही जा रही थी। मिराज ने बहुत मरतबा इससे रोने की वजह पूछी, लेकिन जन्नत ने इसे कुछ भी नहीं बताया था। जन्नत के मुसलसल रोने पर मिराज ने जानान को बताया तो वो इससे पूछने आई, जन्नत मेरी जान क्या हुआ है? माँ का मोहब्बत भरा लम्स महसूस करके जन्नत उठी और इसे लिपट कर फूट फूट कर रो दी। मम्मा मैं क्या करूँ, वो नाराज हो गए हैं मुझसे, बहुत ज्यादा नाराज। समझ नहीं आ रहा कैसे मनाऊं इनको। जन्नत की बात पर जनान हैरान और परेशान होकर रह गई। पूरी बात बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ है? जनान ने इसको अपने साथ मोहब्बत से लगाते हुए पूछा तो जन्नत ने रोते हुए इसे हर बात बता दी। अब मैं क्या करूं मम्मा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो मुझसे चाहती क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों नाराज है या कैसे मनाऊं इन्हें। अपनी बेटी की मासूमियत पर जनान मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। जन्नत बिल्कुल इसके जैसी ही थी, मासूम और बुद्धू, और बिल्कुल जनान की तरह दो खानदानों को फिर से जोड़ने की कड़ी थी जन्नत। तुम्हें भरोसा है मुझ पर जन्नत? जनान के पूछने पर जन्नत ने फौरन हाँ में सर हिलाया। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करो, देखना तुम्हारा दोस्त तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। जनान की बात सुनकर जन्नत जल्दी से सीधी हुई और अपने आंसू पोंछ दिए। बताएं मम्मा मैं क्या करूं? जन्नत की बेचैनी से पूछने पर जनान ने मुस्कुराते हुए सिर्फ समझाया, लेकिन मम्मा अगर बाबा को पता लग गया कि मैंने एक लड़की से ऐसा कहा तो? जन्नत ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारा दोस्त सिर्फ कोई लड़का नहीं, वो बहुत खास है। और जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दिल में है। और अपने बाबा की फिक्र मत करो, कुछ ज्यादा ही बिगाड़ लिया है इन्हें, मैंने सुधार लूंगी। जनान की बात पर जन्नत खिलखिलाते हुए हंस दी और इसके गले से लग गई। अब इस दुनिया की सबसे बेस्ट मामा है। जन्नत ने जनान का मुंह चूम कर कहा और इसके गले से लगकर मुस्कुरा दी। कम से कम अब वो जानती थी कि इसे क्या करना था। कुछ भी हो जाता, बस अपने दोस्त को मनाना चाहती थी। 3 दिन हो चुके थे इन दोनों को सकरदू में ख्वार होते, लेकिन राका का कुछ भी पता नहीं चला था और अब हानिया की इंतहा हो चुकी थी। अंश मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, बस हमारा वक्त जाया हो रहा है यहाँ, और यहाँ आकर कुछ नहीं मालूम। हानिया को गुस्से से कहने पर अंश ने गहरा सांस लिया। हानिया अगर ये काम इतना ही आसान होता तो इस वक्त आर्मी रागा के पास होती। मैं नहीं चाहता कि हम इर्द गिर्द से रागा का पूछकर फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएं। अंश की बात में हिकमत अमली थी, लेकिन हानिया क्या करती, वो हर पल अपनी बहन की परेशानी में हलकान हो रही थी। मैं इसे खो नहीं सकती अंश, वो बहुत मासूम है। अब की बार हानिया पूरी हिम्मत हार कर फूट फूट कर रो दी थी। अंश ने लाचारगी से इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अल्लाह पर भरोसा रखो हानी, वो जरूर हमारे लिए कोई ना कोई वसीला बना देंगे। हानिया ने हाँ में सर हिलाया और अपने आंसू पोंछकर इसे देखा। मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया अंश, मैं हैरान हूँ आज की दुनिया में भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो बगैर किसी लालच के किसी की खातिर अपनी जान दांव पर लगाए हुआ है। हानिया की बात पर हंस हल्का सा मुस्कुरा दिया। यही हम सिपाहियों की जिंदगी है हानिया, हमें यूं ही बगैर किसी गर्ज के इस मुल्क की खातिर जीना होता है ताकि इस मुल्क का हर बशिंदा आजादी से सांस ले सके। हानिया ने मुस्कुराकर हंस को देखा। तो इतना तो मुझे पता है कि मुझसे जान छुड़वाने के लिए आपने आर्मी की जॉब छोड़ दी थी, फिर ये आईबी की तरफ कब गए आए? अंश ने माजी को याद करते गहरा सांस लिया। मैं आर्मी नहीं छोड़ पाया था हानिया, क्योंकि हम सिपाहियों की नौकरी का टाइम पीरियड होता है, इससे पहले हम नौकरी नहीं छोड़ सकते। मैंने रेजिग्नेशन भेजा जरूर था, लेकिन वो कबूल नहीं हुआ। फिर? हानिया ने दिलचस्पी से पूछा। जनरल शहीद ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे नौकरी छोड़ने की वजह पूछी, और मेरी वजह बताने पर उन्होंने मुझे आईबी में शिफ्ट कर दिया।
ताकि मैं वो कर पाऊँ जो मैं करना चाहता था, मुल्क की खिदमत। क्या वजह बताई थी आपने जर्नल को? हानिया का दिल ना जाने क्यों इस सवाल पर बहुत जोर से धड़का था। यही कि मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, किसी लेफ्टिनेंट कर्नल की नहीं। अंश के आंख दबाकर कहने पर हानिया हल्का सा हंस दी। आपको पता है, मैं हमेशा से आर्मी में जाना चाहती थी, अपने बाबा जैसा बनना चाहती थी। हीरो थे वो मेरे और फानी के। फिर अचानक हानिया बोलते बोलते खामोश हुई। फिर मेरी फूफो की डेथ हो गई। इनके घर में किसी ने घुसकर इन्हें और चाचू को मार दिया। इसके बाद मेरे बाबा बिल्कुल बदल गए। वो हमारा ख्याल रखते थे, हमारी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी करते थे, लेकिन कभी भी हमें पहले जैसा प्यार नहीं करते थे। हानिया की पलकें अब नम हो चुकी थी। मैं इनके पास रहना चाहती थी, इनको बताना चाहती थी। इनके सीने पर सर रखे बगैर मुझे और वानी को नींद नहीं आती, लेकिन वो तो बस मुझे डांट कर भगा देते। हानिया ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे। मैंने खुद से वादा किया था अंश कि मैं बड़ी होकर आर्मी में जाऊंगी, इनके जैसी बहादुर बनूंगी, तो शायद तब वो मुझे पहले जैसा गले लगा कर कहेंगे कि मैं इनका गुरूर हूँ और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बस हम तीनों को चाहते हैं। हानिया की आवाज़ गम से बहुत ज़्यादा तर हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने मुझे आर्मी में जाने नहीं दिया, क्योंकि वो बहादुर नहीं अंश, एक डरपोक इंसान है, बहुत ज़्यादा डरपोक। अब की बार हानिया मुट्ठियाँ भीजे गुस्से से भीज चुकी थी। नाउ आई हेट हिम अंश, जो उन्होंने फानी के साथ किया, फॉर दैट आई हेट हिम। हानिया ने दांत कचकचाकर कहा और अंश ने इसे बेबसी से देखा। मैं वजदान सर को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, वो शख्स बुज़दिल नहीं है, बस अपनी बेटियों को खोने से डरता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो खुद से हर चीज़ से ज़्यादा तुम तीनों को चाहता है। इस बात का इजहार नहीं करता, लेकिन तुम तीनों के लिए वो मर भी सकता है। मैं इतना ही कहूँगा, हानिया, कभी भी अपने बाप की मोहब्बत पर शक ना करना, वो तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा चाहते हैं। अंश ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और वहां से उठकर चला गया, जबकि हानिया बस खोए हुए इसकी कही बात पर गौर करती जा रही थी। ईमान को आज मिराज लॉन में ले आया था। वैसे तो ईमान बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन आज आपने दोस्त की बात मानकर आ गई थी और अब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तो तुम फेल हो गए थे? ईमान ने लॉन में मुझे झूले पर बैठते हुए हंसकर पूछा। हाँ, हो गया था। और टीचर ने कहा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ फेल होने का। मिराज की बात पर ईमान कहका लगाकर हंस दी। कोई बात नहीं, मैं बहुत लायक हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगी ना तो फर्स्ट आओगे तुम, ईमान ने इतराकर कहा। हाँ हाँ, नीचे से फर्स्ट आऊंगा, मिराज ने मुंह बनाकर कहा। ईमान फिर से हंस दी और इतने अरसे में पहली मर्तबा से यूं हंसता खिलखिलाता देखकर खादिम इनके पास आया। वाह, खूब इंजॉय हो रहा है। खादिम की आवाज़ पर ईमान की हंसी गुल हो चुकी थी और अब वो बस खड़े होकर हाथ बांधे खादिम को देख रही थी। ईमान बेटा, आप अंदर जाओ, मुझे मिराज से बात करनी है। ईमान ने फौरन खादिम का हुक्म माना और घर के अंदर चली गई। तुम्हारा शुक्रिया मिराज, तुम मेरी ईमान की खुशियाँ वापस ले आए, वरना मैं तो उम्मीद हार चुका था। मिराज इनकी बात पर मुस्कुराया था। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं अंकल, ईमान दोस्त है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसको खुश देखकर। खादिम मुस्कुरा दिया। दरअसल मैं इसे अपनी सियासत मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं दे पाता, इसीलिए वह हिचकिचाकर मुझसे, लेकिन मैं हैरान हूँ मिराज, इतने कम वक्त में तुम मेरी बेटी की खुशी बन गए, इसीलिए मेरी एक ख्वाहिश है मिराज। जी अंकल। मिराज ख्वाहिश की बात सुनकर घबराया था। बेटा, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के चेहरे पर यह मुस्कान हमेशा रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और ईमान का निकाह कर दूँ। खादिम की बात पर मिराज का मुंह हैरत से खुल गया। लेकिन अंकल, मैं जानता हूँ बेटा कि बेटी का बाप होने के नाते मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी बेटी की खुशियाँ मुझे खुद गर्ज बना रही हैं। मिराज, मैं जानता हूँ तुम इसे हमेशा खुश रखोगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। मिराज इनकी बात पर खामोश हो गया। मैं बड़े बाबा से बात करूँगा अंकल, वो ज़रूर मान जाएंगे। खादिम ने मिराज को अपने गले से लगा लिया और कंधों से पकड़कर फखरिया मुस्कान के साथ इसे देखा। शुक्रिया मेरे बेटे, तुम मान हो मेरा और मुझे फख्र है, तुम सच में मेरे बेटे बनने वाले हो। खादिम का फख्र देखकर मिराज मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ तुम भी ईमान को पसंद करते हो ना? खादिम के सवाल पर मिराज शर्मा दिया और आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया।
माशाल्लाह, दुआ है तुम दोनों हमेशा खुश रहो इंशाल्लाह। खादिम ने मिराज के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो मिराज मुस्कुरा दिया और इसने फैसला कर लिया था कि आज जाते ही वो शयान से इस बारे में बात करेगा और इसे ये भी बताएगा कि ईमान इसकी भी ख्वाहिश थी। 3 दिन हो गए थे रागा को वहां से गए हुए। पहले तो वानिया ने सोचा इसके अदम मौजूदगी का फायदा उठाते वहां से भाग जाए, लेकिन फिर इसका हमेशा वाला खौफ इस ख्याल के आड़े आ चुका था, अगर फिर से वो कॉल या किसी और आदमी के हाथ लग जाती तो इस मतबदे से बचाने वाला वहां भी नहीं था। इसे याद आया किस तरह रागा ने हर पल इसकी हिफाजत की थी, किस तरह इस पर हर हक होते हुए भी इसने वानिया से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, किस तरह इसको देखते ही वानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। लेकिन क्या ये सब इसे अच्छा बनाने के लिए काफी था? क्या वो भूल जाती कि चाहे इस दुनिया वानिया के लिए बहुत कुछ किया था तो वह एक कातिल ही। अपने दिलो दिमाग के दरमियान चलने वाली इस जंग पर वानिया फूट फूट कर रोने लगी। बेड पर लेटे लेटे इसका ध्यान अपनी कलाई पर बंधे धागे की तरफ गया जो इसे हानिया ने बांधा था। काश तुम यहाँ होती हानि, तो मैं इतनी बेबस ना होती। तुम कितनी बहादुर हो हानि, कितनी अक्लमंद, और मैं बहुत बेवकूफ और डरपोक हूँ हानि। वानिया अपनी बहन को याद करते हुए अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं क्या करूँ हानि, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ, प्लीज तुम मुझे ढूंढ लो ना। वानिया ने धागे को होठों से लगाया और कहा और रोने लगी। रोते हुए वो किस वक्त सो चुकी थी इसका इसे अंदाजा भी नहीं हुआ था। रागा जो तकरीबन रात के 10 बजे घर वापस लौटा था, सबसे पहले निगाह इस पर अपनी बीवी पर पड़ी थी जो मासूमियत से चेहरे के नीचे हाथ लगाए रखे सो रही थी। रागा का मूड इस वक्त सख्त किस्म का खराब था। सुल्तान से दुश्मनी मोल लेने के लिए इसने जिस धमाके को रोकना था, इससे पहले ही कोई और सुल्तान के आदमियों को मारकर रोक चुका था। इस वक्त रागा की समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो अपना मकसद पूरा करे। गहरा सांस लेकर इसने हल्का सा कंबल हटाया और वानिया के साथ लेटकर इसे खुद में छुपा लिया था। इसे महसूस करते ही सुकून की एक लहर रागा के वजूद में दौड़ गई थी। तुम इस जहन्नुम में मेरा सुकून हो वानिया अमाद बिनगिश, मेरी परी। रागा ने अपने होंठ इसके बालों पर रखे और गहरा सांस लेकर इसकी पुरसुकून खुशबू को खुद में उतारने लगा। आप वापस आ गए? वानिया की नींद में डूबी आवाज रागा के कानों से टकराई थी। हाँ मेरी जान, रागा ने इसका माथा चूमकर मोहब्बत से कहा। अब मुझे जाने देंगे ना, वरना मैं खुद से ही लड़ लड़ कर मर जाऊंगी। क्या आप नहीं जानते, जिनकी आग परी के पर जला देती है, आपकी आग ने भी मेरे पर जला दिए हैं, अब ये मुझे भी जला देगी। वानिया आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी और रागा इसकी बंद आंखों को देख रहा था। इतना तो वो इतने अरसे में समझ चुका था कि वानिया नींद में बातें करती है। ये जिन बहुत ज्यादा खुदगर्ज है जाना, ये तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा, कभी भी नहीं। अगर तुम इसकी आतिश में जल भी जाओगी ना, तो भी तुम्हारी राख को सीने से लगाएगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। रागा ने इसके माथे पर होंठ रखकर कहा और सुकून से अपनी आंखें मूंद गया। सलार को घर वापस आते रात के 10 बज चुके थे। इसकी पार्टी के मेंबरान इस अवाम के मसाइल से आगाह करते रहे थे और सलार अब खुद से वादा कर चुका था इन मसाइल को हल करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। घर वापस आते ही जमाल परेशानी से इसके पास आया। नंबर क्यों बंद था आपका? भाई आप मेरे बगैर क्यों गए थे? जमाल की परेशानी पर सलार मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जमाल, फिक्र मत करो, अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ मैं। और मोबाइल तो मैंने मीटिंग की वजह से बंद किया था। क्यों, खैरियत? सलार ने इसकी परेशानी देखते हुए पूछा। भाई वो जन्नत शाम से आई है और आपका इंतजार कर रही है। जन्नत के नाम पर सलार ठटका था। जन्नत किसके साथ आई? मेरे साथ। एक औरत की आवाज पर सलार ने फौरन पलट कर अपने सामने खड़ी इस औरत को देखा। एक पल लगा था सलार को इसे पहचानने में। जानू खाला, सलार ने मुस्कुराकर कहा तो जनान इसके पास आई और रोते हुए इसे अपने गले से लगा लिया। आज कितने सालों बाद वो अपने लाडले भांजे को देख रही थी जो माँ से भी ज्यादा जानू खाला से प्यार करता था। कितने बड़े हो गए तुम। जनान ने इसे दूर होकर नामांकों से मुस्कुराते हुए सलार को देखा। आप ही कैसी हैं सलार? जनान के पूछने पर सलार ने नरमी से इनकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। बिल्कुल ठीक है खाला, और फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं सब ठीक करके इन्हें यहाँ ले कर आऊंगा। जनान ने नम आंखों से मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। सलार का ध्यान जन्नत पर गया जो दरवाजे में मुंह बिसोरे खड़ी थी। गुस्सा है तुमसे, शाम से इंतजार करी है वो तुम्हारा। शयान घर नहीं थे तो मैं इसे यहाँ लेकर आई। सलार इनकी बात पर मुस्कुराया। आए खाला, अंदर बैठकर बातें करते हैं। सलार ने जनान को जो कंधों से पकड़कर कहा।
नहीं बेटा, मुझे घर जाना है। मेरा आज अकेला परेशान हो रहा होगा। मैं बस तुमसे मिलने आई थी, अब चलूंगी। जनान ने मोहब्बत से इसका गाल थाम कर कहा। तो जाने की बात पर सुनकर जन्नत आगे बढ़ी। तुम यही रखो जन्नत, सलार तुम्हें घर छोड़ देगा। जनान ने सवालिया नजरों से सलार को देखते हुए कहा। सलार ने हाँ में सर हिलाया। जमाल, तुम खाला को छोड़ आओ। अरे नहीं, ड्राइवर के साथ आई हूँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम जल्द ही जन्नत को घर छोड़ जाना। जनान ने मुस्कुराकर कहा। सलार के सर पर मोहब्बत से हाथ रखकर वहां से चली गई। सलार ने जन्नत को देखा जो दांत पीसकर सलार को देख रही थी। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। इसकी बात पर सलार मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। जहां तक मुझे याद आता है, किसी बात का इकरार करके तुमने मेरी नाराजगी को मिटाना था, ना कि खुद नाराज होना था। सलार ने मुस्कुराकर इसको याद करवाया। क्यों? कोई इकरार मैं क्यों करूं? आपने मेरे लिए किया ही क्या है? कभी कुछ स्पेशल किया है मेरे लिए? जन्नत ने इतरा कर पूछा और इसकी शरारत को समझता सलार मुस्कुरा दिया। क्या स्पेशल चाहिए तुम्हें? जन्नत ने थोड़ी पर हाथ रखकर सोचा, फिर आसमान पर मौजूद सितारे देखकर मुस्कुरा दी। अगर 10 मिनट में बारिश होगी तो करूंगी इकरार, वरना भूल जाए मिस्टर। जन्नत ने इतरा कर कहा। सलार को हक्का बक्का छोड़कर अंदर अपने सोनू के पास चली गई। जमाल, जमाल। जी भाई। सलार के बुलाने पर जमाल जल्दी से वहां आया। मेरे लॉन में बारिश होनी चाहिए जमाल। बारिश? जमाल ने हैरत से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जहां पर सितारे निकले हुए थे। हाँ बारिश, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। सलार ने मुस्कुराकर हुक्म किया और जमाल को मुश्किल में डालकर अंदर चले गया। चलो जन्नत, बाहर चलते हैं। तकरीबन 8 मिनट गुजरने के बाद सलार ने जन्नत को कहा तो वो सोनू को गोद से उतारकर इसके साथ बाहर आ गई, जहां अभी भी सितारे निकले हुए थे। 2 मिनट रह गए आपके पास और बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई। मेरे ख्याल से मुझे घर वापस। अभी जन्नत के अल्फाज मुंह में ही थे जब तेज रफ्तार से बारिश का पानी इन दोनों पर गिरना शुरू हो गया। पहले तो इनसे बहुत ज्यादा हैरत से सितारों भरे आसमान की तरफ देखा, फिर इसकी नजर दीवारों पर लगे शावर्स पर पड़ी कि बेसाख्ता तौर पर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। तो क्या कह रही थी तुम? सलार ने इसके थोड़ा करीब होते हुए शरारत से पूछा। मैं कह रही थी कि नकली बारिश की बात नहीं हुई थी। जन्नत ने ठंड से बचने के लिए खुद के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। बात बारिश की हुई थी जो अब हो रही है, जानती हो? क्योंकि सलार मलिक पहली अपनी जन्नत को हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सलार ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा तो जन्नत अपनी नजरें शर्म से झुका गई। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। फिर मैंने मामा से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपसे कहूं कि। जन्नत ने बोलते हुए एक पल रुकी और सुनहरी आंखें उठाकर सलार को देखा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। अगर आपको लगता है ये मोहब्बत है तो मोहब्बत ही सही। इतना कहकर जन्नत अपनी पलकें फिर से झुका चुकी थी। सोच लो जन्नत, मेरी मोहब्बत में तुम्हें दुनिया भूलनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा अहमियत मुझे देनी होगी। तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा हर एक जज्बा सिर्फ मेरे लिए होगा। सलार ने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते हुए कहा। पहले तो जन्नत खामोश रही, फिर काफी देर सोचकर आहिस्ता से बोली। सोच लिया? सलार जन्नत से दूर और हाथ फैलाकर ऊंचे से चिल्लाया। यस, टुडे आई बिकम किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। सलार की इस हरकत पर जन्नत घबराकर इसके करीब हुई। क्या कर रहे हैं आप? सलार चुप हो जाए। लेकिन सलार कहाँ चुप होना था, आज इसने पूरा जहां पा लिया था। तुम चुप होने का कह रही हो? मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो। ये जन्नत सिर्फ और सिर्फ सलार मलिक की है। जन्नत इसकी बेबाकी पर शर्माई, फिर एक ख्याल के तहत मुंह खोलकर सलार को देखने लगी। मेरे कपड़े भीगे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? जन्नत के सवाल पर सलार हल्का सा हंस दिया। कहो तो पूरा मॉल खरीद कर ला दो तुम्हारे कदमों में। इसकी बात पर जन्नत का मुंह फूलकर मजीद खूबसूरत हो गया। सलार मैं सीरियस हूँ। ऐसे कहते हुए वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिक्र मत करो बेबी गर्ल, मेरी वार्डरोब में तुम्हारी हर जरूरत की चीज तुम्हें मिलेगी। ऐसा हो सकता है मैं अपनी जन्नत की किसी भी जरूरत का ख्याल न रखूं। सलार के सवाल पर जन्नत शर्माई और जल्दी से कमरे की जानिब चली गई। सलार का इस तरह से इसका ख्याल रखना, इसकी हर छोटी छोटी जरूरत को मद्देनजर रखना जन्नत को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था।
वो मासूम इसे खुद को लेकर बहुत से ख्वाब सजा चुकी थी, इस बात से बेखबर कि किस्मत को खुशियां गवारा ही कहाँ थी। कैदी नंबर 255 को खाना दे आओ, इनके सीनियर्स ने आकर इन्हें कहा तो सबने एक दूसरे की जानिब देखा। सर, इस कैदी को खाना देने की ड्यूटी सरफराज की है और वह छुट्टी पर गया है, एक फौजी ने सीनियर को बताया, क्योंकि इस कैदी को खाना सिर्फ सरफराज ही देकर आता था और इसके अलावा किसी और इस कैदी को खान के पास जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, आज कोई और खाना दे आए, इनका सीनियर इन्हें हुक्म देकर चला गया। लाओ मैं खाना दे आता हूँ इसे, एक सिपाही ने कहा और खाने की ट्रे पकड़कर सेल नंबर 255 की जानिब चल दिया, जो बाकी कैद खानों से अलहदा था। अभी वो जेल के करीब पहुंचा ही था जब 2 सिपाहियों ने इसका रास्ता रोका। मैं कैदी को खाना देने आया हूँ जनाब, सिपाही बिलाल नाम है मेरा। लेकिन इसे खाना देने की जिम्मेदारी तो सिपाही सरफराज की है, एक पहरेदार के कहने पर बिलाल ने हाँ में सर हिलाया। जानता हूँ सर, लेकिन वो छुट्टी पर है, इसीलिए कप्तान साहब ने मुझे भेजा है। सिपाहियों ने हाँ में सर हिलाया, इसे जाने की इजाजत दी। जेल के करीब पहुंचकर इसने दरवाजे में लगी छोटी सी सलाखों से अंदर इस आदमी को देखा जो बेड़ियों में झगड़ा सर झुकाए बैठा था, और फिर दरवाजे के नीचे से खाना अंदर धकेल दिया। खाना खा लो, इसने बारोबदार लहजे में कहा तो इस कैदी ने सर उठाकर इसे देखा। इस कैदी का चेहरा देखते ही सातों आसमान इस सिपाही पर एक साथ गिरे। ऐसा कैसे मुमकिन था? सिपाही ने खुद से सवाल किया और कांपती टांगों से वहां से वापस आ गया। जो इसने देखा था वो जल्द से जल्द अपने सब साथियों को बताना चाहता था। स्लार जन्नत को रात को ही वहां वापस छोड़कर जा चुका था और वो वापस आते ही सो गई थी, लेकिन सुबह उठकर रात का हर गुजरा पल याद करके वो खुद में ही मुस्कुराई थी। जन्नत, उठना नहीं मेरी जान, कॉलेज से देर हो जाएगी। जनान की आवाज पर जन्नत जल्दी से उठी और खुशी से चहकते हुए जनान को अपने साथ पकड़कर घुमाने लगी। मामा 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 मामा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है वो कितने अच्छे हैं, क्या कहूँ, बस दिल करता है हर पल इनके पास बैठकर इनसे बातें करती रहूं, इनके 1000 नखरे दिखाऊं और वो मेरा हर नखरा उठाएं। जन्नत ने दुपट्टे का सर पकड़कर घूमते हुए कहा और अपनी पागल बेटी को देखकर जनान हंस दी। क्या अब मान गया तुम्हारा दोस्त? जनान ने शरारत से पूछा। मानना तो था ही ना उन्होंने, पता है उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन्हें प्यार करती हूँ, मैंने भी कहा हाँ, मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। जन्नत ने फिर से खुशी से चहकते कहा। और आपको पता है मामा, वो कहते हैं जन्नत सिर्फ इनकी है। अब मैं इनसे मिलूंगी ना तो कहूंगी कि वो भी जन्नत सिर्फ। जन्नत जो खुशी से चहकते हुए बोलती चली जा रही थी, अचानक इसकी नजर सामने खड़े शयान पर पड़ी, तब फौरन खामोश हो गई और सहम कर जनान को देखा। किसकी बात कर रही हो? शयान ने जन्नत के पास आकर पूछा, जो जन्नत ने फौरन अपना सर झुका दिया और इस तरफ से अपने हाथ मसलने लगी। वो इनका नाम सलार मलिक है बाबा, वो बहुत अच्छे। अच्छा, ये क्या कह रही हो तुम जन्नत, अच्छे बुरे की पहचान भी है तुम्हें? शयान के चलाने पर जन्नत बुरी तरह सहम चुकी थी और इसका गुस्सा देखकर जनान फौरन शयान के पास आई। शयान मेरी बात। जनान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शयान ने अपना हाथ उठाकर इसे बोलने से रोका। बाबा, वो मुझे अच्छे लगते हैं, प्लीज आप इनसे एक बार। चुप जन्नत, बिल्कुल चुप। जिस सलार की तुम बात कर रही हो ना, तुम कातिल की औलाद है वो। मेराज के माँ बाप को मार दिया था इसने, और इस जुल्म ने। तुम चाहती हो कि मैं इन लोगों से रिश्ता जोड़ूं? कभी भी नहीं। शयान के गुस्से से कहने पर जन्नत फूट फूट कर रोने लगी थी। और बताओ, क्या ऐसी तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि तुम अपने माँ बाप से छुप छुपा कर एक लड़के से मिलती रही? बस शयान। जनान जो तब से खामोश खड़ी थी, अब की बार अपनी बेटी के सामने आकर बोल उठी। आखिर कब तक खामोश रहती वो? मेरी तरबियत पर सवाल मत उठाइएगा कभी भी। जन्नत जिस दिन पहली बार सलार से मिली थी, इसी दिन इसने आकर मुझे हर बात बताई थी और मेरी इजाजत देने पर ही वह सलार से मिलने जाती थी। जनान की बात पर शयान ने हैरत से अपनी बीवी को देखा। जनान तुम? जी शयान शाह साहब, मैंने ही जन्नत को सलार से मिलने भेजा और वजह आप बखूबी जानते हैं। जनान इतनी सी बात से इसे बहुत कुछ पावर करवा चुकी थी। शयान ने एक निगाह जनान पर डाली और फिर जन्नत को देखा जो सर झुकाकर रोती चली जा रही थी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, याद रखना तुम दोनों। मेरे दोस्त की जान ली थी इसने और इस शख्स ने अब तुम्हारी मोहब्बत की खातिर माफ कर दिया।
इसे जनान, लेकिन इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही मैं इससे कोई रिश्ता जुड़ने दूंगा। रेयान ने इतना कहा और वहां से चला गया, जबकि जनान अब रोती हुई जन्नत को अपने सीने से लगाकर दिलासे दे रही थी। कॉलेज से वापस आते ही मेराज की नजर शेयान पर पड़ी, जो अपने घर के ऑफिस में कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेराज मुस्कुराकर इसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरे शेर? मेराज को देखते ही शेयान ने मुस्कुराकर पूछा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कल क्यों नहीं आए थे? मेराज ने इसके पास मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। बस बेटा, कुछ काम था। मेराज ने इस बात में सर हिलाया और बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे शेयान को खादिम शफक के हार रिश्ता ले जाने का कहे। बड़े बाबा, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है मेराज। अभी मेराज ने कुछ कहना चाहा था जब शेयान इसकी बात काट कर बोला, जी कहें। मेराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें वजदान से मांगा था तो यही सोचा था कि तुम मेरे अपने बेटे हो। हमेशा से मैंने तुम्हें अपनी सगी औलाद समझा है मेराज, और तुम्हारे इस घर में आते ही मैंने सोच लिया था एक दिन तुम्हें सही मायनों में अपना बेटा बनाऊंगा। मेराज शेयान की बात का मतलब समझना चाह रहा था, लेकिन शेयान की बात वो नहीं समझ पा रहा था। मेराज, मैंने तुम्हारा और जन्नत का निकाह करना चाहता हूँ बेटा। हमेशा से मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए सोचा है। शेयान ने अपने लफ्ज़ से सातों आसमान मेराज पर गिराए थे। बड़े बाबा, मैंने ये बात इतने मान से इसलिए कही है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी में ही है। ऐसा ही है ना बेटा? जी। इनके सवाल पर मेराज अपना सर झुका गया। दो आंसू इसकी आंखों से टूटकर हथेली पर गिरे, लेकिन वो कैसे मना करता। शेयान का मान था वो। बचपन से ही जन्नत से भी ज्यादा शेयान ने से प्यार किया था। एक पल को ईमान का मासूम मुस्कुराता चेहरा इसकी आंखों के सामने आया था। जैसा आप चाहे बड़े बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं। शेयान ने फौरन उठकर मेराज को अपने गले लगा लिया। शुक्रिया बेटा, मैं जानता था कि तुम मेरा मान जरूर रखोगे। तुम गरूर हो बेटा मेरा, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। शेयान ने इसका चेहरा हाथों में थाम लिया और मेराज हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, वो शेयान शाह का मान रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। अपनी जिंदगी भर की चाह को भूल सकता था। कॉल का हाथ अब काफी हद तक बेहतर हो चुका था और इसने रागा से इस बात का इंतकाम लेने की ठान ली थी। इसी मकसद के तहत सुबह होते ही वो अपने एक आदमी से मिलने सकरदू आया था। इस वक्त वो दोनों होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। कहो कॉल, क्या चाहते हो मुझसे? कॉल के खास आदमी ने इससे सवाल किया। रागा की बर्बादी, देख क्या किया इसने मेरे साथ। अब मैंने भी फैसला किया है, जिस जहन्नुम से इसने निकाला था अब इसे मैं वही वापस भेज कर रहूंगा। मतलब तू रागा को आर्मी के हवाले करना चाहता है? कॉल का मकसद जानकर वो आर्मी खौफ से कांप उठा, क्योंकि वो रागा से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। हाँ, मैं इसे फौज के हवाले कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले इसे बेबस करके इसकी आंखों के सामने इस 2 टके की लड़की की धज्जियां उड़ा दूंगा। पॉल ने दांत कचकचा कर कहा, फिर सामने मौजूद आदमी को देखा जो खौफ से कांप रहा था। और तू इसमें मेरा साथ देगा, वरना जानता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। कॉल की बात पर इस शख्स ने थूक निकला। इसके लिए तो एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, क्योंकि ना तो वो कॉल से दुश्मनी मोल ले सकता था और ना ही रागा से। ठीक है कॉल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अब अगर तेरा ये मंसूबा फेल हो गया ना तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कॉल ने इसकी बुज़दिली पर गहरा सांस लिया। इससे पहले कि वो इसे कहता कि कॉल की नजर कुछ फासले पर बैठे वजूद पर पड़ी, तो एक पल के लिए इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो लड़की हूबहू वानिया के जैसी थी, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन वो वानिया नहीं थी। वानिया तो इस वक्त रागा की कैद में थी, और वैसे भी उस लड़की की आंखों में वानिया जैसा खौफ भी नहीं था। कौन थी वो आखिर? अब आगे क्या करना है अंश? हानिया और अंश इस वक्त नाश्ता करने के लिए एक होटल में बैठे हुए थे, लेकिन हानिया को बस वानिया को ढूंढने की पड़ी हुई थी। मैं सोच रहा था कि रागा तक जरखान ये खबर पहुंचा चुका होगा कि एक पुलिस वाला इसे ढूंढ रहा है, और रागा किसी भी हाल में मुझे जरूर ढूंढेगा। अगर एक दफा बस हमें इसके ठिकाने का पता लग जाए। अंश, आप ये क्या कह रहे हैं? इससे तो आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। हानिया ने इसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है हानिया। इससे पहले कि हानिया अंश को कोई जवाब देती, इसकी नजर सामने मौजूद शख्स पर पड़ी जो बहुत अजीब निगाहों से घूर रहा था। पहले तो हानिया ने हाथ से
कोई लोफर समझकर नजरअंदाज करने का सोचा, लेकिन इसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो हानिया को जानता हो। अंश। हानिया ने तेज होती सांसों के साथ अंश को पुकारा। वहां सामने एक लड़का मुझे घूर रहा है। अंश ने हानिया की बात पर मुड़ना चाहा तो हानिया ने फौरन इसका हाथ थामकर इसे पलटने से मना किया। तो इसमें क्या अजीब बात है, ऐसी जगह पर जीन्स जैकेट पहनोगी तो यही होगा ना। अंश ने शरारत से कहा, लेकिन हानिया के चेहरे पर इस्तराब देखकर ठटक गया। क्या हुआ है हानिया? अंश, वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे जानता हो, यहाँ जहां मुझे कोई नहीं जानते। इसके ऐसे देखने का मतलब है कि वो हानिया को जानता है। अंश ने इसकी बात खत्म की तो हानिया ने हाँ में सर हिलाया। तभी वो आदमी अपने गिर चादर लपेटता हुआ वहां से उठ खड़ा और वहां से जाने लगा। अंश और हानिया भी उठकर इसके पीछे गए थे। पहले तो वो दोनों चुपके चुपके इसके पीछे चलते रहे, लेकिन फिर अचानक अंश ने हानिया का हाथ पकड़कर इसे मजीद आगे जाने से रोका। रुको हानिया, ये ट्रैप हो सकता है। वो हमें वहां ले जा रहा है जहां वो चाहता है। इसका मतलब वो हमें फंसाना चाहता है। अंश ने हानिया को समझाना चाहा, लेकिन हानिया मुसलसल अपना हाथ इसके गिरफ्त से खींचते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हानिया को ढूंढने का ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। हानिया ने अपना हाथ खींचते हुए कहा। अब वो आदमी एक गली में गायब हो चुका था। हानिया नहीं, अंश ने कहना चाहा, लेकिन तभी हानिया तेजी से पलटी और अपना गुड्डा अंश की नाक पर पूरी ताकत से मारा। अंश तकलीफ के बायस हल्का सा झुका, लेकिन इसने हानिया का हाथ नहीं छोड़ा था। हानिया ने हाथ का मुक्का बनाकर अंश के मुंह की जानिब लाया, जिसे अंश ने हवा में ही थाम लिया। लेकिन इसी वक्त हानिया पूरी ताकत से अपना पांव अंश के घुटने पर मार चुकी थी, जिस वजह से अंश कराहकर जमीन पर गिरा और मौका देकर हानिया इस शख्स के पीछे भाग गई। अंश ने उठने की कोशिश की, लेकिन इससे उठना नहीं जा रहा था। इसकी सिखाई ट्रिक आज हानिया इसके खिलाफ इस्तेमाल कर चुकी थी। हानिया जल्दी से भागकर इस गली में आई, लेकिन वहां अब कोई भी नहीं था। बेचैनी से यहाँ वहां इस शख्स को तलाश करते हानिया ने आगे बढ़ना चाहा, तो इसे महसूस हुआ इसके पीछे कोई है। लेकिन इससे पहले वो पलटती कोई इसके मुंह पर रुमाल रख चुका था। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था एक जैसी दो हैं। वो रागा की हो गई तो क्या हुआ, कॉल की तो तू हो जाएगी। इस शख्स ने खबासत से कहा तो वानिया ने इससे लड़ना चाहा, लेकिन रुमाल पर लगी दवाई इसकी ताकत खत्म कर चुकी थी। कुछ ही पल में वो होश की दुनिया से बेखबर हो गई थी। सुबह वानिया उठी तो वो कमरे में अकेली थी, लेकिन रागा के पास होने का एहसास और इसकी खुशबू भी अभी तक वही मौजूद थी। वानिया ने उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले तो मरजान इसके लिए खाना लेकर कमरे में आई। कैसा है प्यारा लड़की? मरजान ने मोहब्बत से पूछा तो वानिया ने मुंह बनाकर गहरा सांस लिया। दम घुटने लगा है अपनी इस कैद से। अरे इसमें कौन सा बड़ी बात है, चलो आज मैं तुमको यहाँ से बाहर लेकर जाता है, जरा तुमको ये दिखाएगा कि हमारा गांव कितना प्यारा है, और हम इस झील से इनके कपड़े भी धो लेगा। पहले तो वानिया ने इसका इनकार करना चाहा कि वो कहीं भी नहीं जाना चाहती और ना ही इस जगह से हल्का सा भी दिल लगाना चाहती थी, लेकिन मरजान की खुशी को देखते हुए मना नहीं कर पाई। फिर कुछ सोचकर नाश्ता करने के बाद एक कोने से इसने रागा के कपड़े पकड़े और मरजान के साथ चल दी। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। सरसब्ज पहाड़ जिनकी चोटियों पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी, और इन पहाड़ों के दामन से निकलती एक झील जो आबशार के पानी की तरह गिरती। झील से कुछ फासले पर इनका गांव आबाद था, जिनमें से कुछ घर तो पहाड़ के दामन में थे और कुछ पहाड़ों पर फैले हुए थे। आज तो सूरज भी बादलों के साथ आंख मिचौली खेलने में मसरूफ था और बहुत से बादल पहाड़ों से टकराकर गुजर रहे थे। वानिया को लगा कि वो घंटों इस दिलफरेब मंजर में खो सकती है। चलो वानी, अब तुम भी लाला के कपड़े धो लो, माड़ा ये बस नजारे देखने आई हो साथ। मरजान ने शरारत से कहा तो वानिया ने इसकी नकल करते वो कमीज उठाकर पानी में रखी, लेकिन इंतहाई ज्यादा ठंडे पानी में हाथ पड़ते ही फौरन अपने हाथ वापिस खींच लिया। उफ, इतना ठंडा पानी, मैं नहीं कर सकती ये गंदे कपड़े। वो गंदे कपड़े ही पहने मेरी बला से। वानिया की बात पर मरजान कहका लगाकर हंसी और रागा के कपड़े भी खुद ही पकड़ लिए। तुम बस नजारे देखो, मरजान ने शरारत से कहा। तभी हवा का एक झोंका आया तो मरजान का दुपट्टा सर से उतर गया। वानिया की नजर इसकी गर्दन पर मौजूद लाल निशान पर पड़ी। ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ मरजान? वानिया के सवाल पर मरजान एकदम घबराई और अपनी गर्दन पर हाथ रख लिया। कुछ नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, किसी चीज ने काटा है क्या? वानिया ने आहिस्ते से पूछा तो इसके सवाल पर मरजान लाल टमाटर हो गई और अपना चेहरा फौरन हाथों में छुपा लिया। अरे मरजान क्या हुआ है? वानिया हैरत से पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ माड़ा, ये तो बस तुम्हें पता है वानी मैं इतना खुश क्यों है, क्योंकि जब कल रात वो वापिस आए तो उन्होंने
उन्होंने कहा मेरे बगैर शहरी ने कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने मुझे जमीना कहा। इतना कहकर मरजान सिर्फ चेहरे के साथ फिर से कपड़े धोने लगी, लेकिन वानिया बहुत उलझ चुकी थी। वैसे इन सब का तुम्हारी चोट से क्या ताल्लुक है? मरजान का दिल किया अपना माथा पीट ले। ये चोट नहीं मारा, ये तो बस वो उन्होंने। मरजान मजीद शर्मा गई, जबकि इसकी बात का मतलब समझकर पहले वानिया की आंखें फैल गई, फिर इसका चेहरा भी मरजान की तरह ही सुर्खी छिलकाने लगा। मैं घर जा रही हूँ, वानिया ने जल्दी से उठते हुए कहा। अभी वानिया ने एक कदम ही बढ़ाया था जब अचानक इसका पांव बुरी तरह से फिसला और वो अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी और एक चीख के साथ वो सीधा झील में गिर गई। वानिया! मरजान एक चीख के साथ खड़ी हुई और वानिया को देखने लगी, जो पानी में डूबने से खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चला रही थी, लेकिन सब बेसुध ही साबित हुआ। बचाओ, कोई बचाओ, मरस्ता! मरजान के चिल्लाने पर रागा और वीरा, जो अपनी मखसूस जगह पर मौजूद काम की बातें कर रहे थे, सीधा इसकी आवाज की जानिब भागे। क्या हुआ? वीरा ने मरजान के पास जाते ही घबरा कर पूछा। वो वानिया पानी में गिर गया, मरजान ने ज़ारों की तरह रोते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनकर रागा ने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी जैकेट उतारी और पानी में छलांग लगा दी। रागा! पानी में डुबकी लगाने के 2 मिनट बाद ही रागा इसका वजूद गहराइयों में जाता नजर आया, तो जल्दी से हो सका और आगे बढ़ा और इसे पकड़कर लेकर बाहर निकला। वानिया! रागा ने इसका गाल थपथपाया, लेकिन इसे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। रागा ने अपने हाथ इसके सीने पर रखकर इसे सीने पर दबाव डाला, फिर किसी भी की बेपरवाह किए बगैर इसके होंठों पर झुका और इसको अपनी सांसें देने लगा। 3-4 बार ये अमल दोहराने पर वानिया खांसने लगी, तो रागा की सांस में सांस आई। इसने फौरन इसका वजूद अपनी पनाहों में लेकर खुद में भींच लिया। जान निकाल दिया था तुमने माड़ा, रागा ने बहुत बेचैनी से इसके कान में कहा और फिर इसके ठंडे पड़ते वजूद को उठाकर अपने घर की जानिब चल दिया। मरजान और वीरा भी इनके पीछे आए। मरजान ने घर जाकर वानिया के गीले कपड़े तब्दील करवाए, जबकि रागा बाहर बेचैनी से खड़ा था। रागा, इस लड़की के लिए तेरी इतनी बेचैनी अच्छी नहीं, वीरा ने रागा की बेचैनी देखकर कहा। अभी नहीं वीरा, अभी नहीं। रागा का लहजा बहुत थकमिया था। मरजान बाहर आई तो रागा बेचैनी से घर के अंदर चला गया। वानिया बेड पर लेटी कांप रही थी। मरजान ने इसे 2 कंबल उड़ा दिए थे, लेकिन फिर भी सर्दी की शिद्दत से वो कपकपा रही थी। रागा ने अपने गीले कपड़े तब्दील किए और खुद भी कंबल में घुसकर अपनी बाहों में भींच लिया। कुछ देर तक तो वानिया कपकपाती रही, फिर एक मासूम सी बिल्ली की माने जिसकी गर्म आगोश में सिमटी हुई छुप सी गई। मेरा मासूम बच्चा। रागा ने इसके माथे पर अपने होंठ रखे और इसको खुद में भींचे हुए सुकून से आंखें मूंद गया। रात होते ही वानिया बहुत ज्यादा बुखार हो चुका था। उन्होंने अपने साथी डॉक्टर को बुलाया, जो अभी से दवाई देकर गया था। इसने रागा को बताया था कि जो दवाई इसने वानिया को दी है, इससे वानिया पर नशा तारी होगा, लेकिन बुखार भी जल्दी उतर जाएगा। रागा ने परेशानी से वानिया के माथे पर अपना हाथ रखा, जो भट्टी की मानी दहक रहा था। मम्मा! वानिया ने रागा का हाथ थामकर मासूमियत से कहा, तो रागा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी का गला घोटा। मम्मा तो नहीं, शोहर मौजूद है यहाँ तुम्हारा। रागा ने इसका हाथ नरमी से सहलाते हुए कहा। मुझे सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी, वानिया ने कपकपा कर कहा। तो रागा ने कंबल हटाया और खुद इसके साथ लेटकर इसका तपता वजूद अपनी आगोश में भर लिया। ओ फानी, तुम कितनी मोटी हो गई हो, कम खाना खाया करो मोटी। वानिया ने कामयाबी से रागा को अपनी माँ के बाद बहन समझ लिया और ये सब रागा को कहाँ गवारा था, इसलिए बालों से थामकर इसका चेहरा ऊपर किया। अफगान जलेबी, ये तुम्हारा शौहर है और बेहतर यही है कि तुम मुझे कोई और समझकर मेरा इम्तिहान लेना बंद करो, वरना वो सब कर गुजरूंगा जिसका हक सिर्फ तुम्हारे शौहर का है। इतना कहकर रागा ने इसके गर्दन पर फूंक मारी तो वानिया खिलखिला दी। आप तो हानि नहीं, आप तो वो बड़े वाले जिन हैं जिन्होंने इस परी को पराक्रम के पहाड़ में कैद कर लिया। वानिया ने रागा को देखते हुए अपनी जानिब इशारा किया, तो रागा ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में मौजूद खुमार को देखा। और अब ये परी हमेशा में इस जिन की कैद में रहेगी जनान, जाना अपनी आखिरी सांस तक, रागा ने इसे खुद से लिपटते हुए कहा। कुछ देर बाद वानिया खामोश रही तो रागा को लगा वो सो गई, लेकिन फिर हाथ पैर चलाने लगी और अपने ऊपर से कंबल हटा दिया। उफ, बहुत गर्मी है, हटाए इसे मेरे ऊपर से। वानिया ने कंबल को उतारा और फिर रागा पर आकर लेट गई। मैं बाबा की जान हूँ हानी, तुम नहीं। बाबा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना? वानिया ने निगाहें उठाकर रागा से पूछा। लड़की, आज तुम मुझे अपनी माँ बहन न जाने क्या क्या बनाकर हमारा निकाह खतरे में डाल दे।
खामोश हो जाओ वरना तुम्हें खामोश करवा दूंगा, राघव ने इसके होठों पर अंगूठे से सहलाते हुए कहा। अरे आप तो मेरे बाबा नहीं, आप तो वो जिन है, वो बुरे वाले जिन। वानिया ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप कितने प्यारे जिन है ना, बस ये मुझे अच्छी नहीं, मेरे होठों पर सुई की तरह चुभती हैं। वानिया ने इसकी मूंछों को छूकर कहा और फिर आगे बढ़कर अपने होठ बहुत नरमी से राघव की आंखों पर रखे। ये क्या कर रही हो वानिया? राघव ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते हुए सख्ती से पूछा। प्यार कर रही हूँ अपने प्यारे से जिन को, वानिया ने हंसते हुए कहा और अपने होंठ इसके दोनों गालों पर रखे। तभी राघव की बस हुई थी, इसीलिए इसके बालों में हाथ फंसाकर इसके होंठों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में ले लिया। वानिया इसकी शिद्दत महसूस करते सकता, लेकिन अब इसके गिरफ्त से आजादी नामुमकिन थी। जब राघव को लगा वो सांस नहीं ले पा रही तो इससे दूर होकर इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। मेरी बस हो रही है वानिया, अब खुद को रोकना नामुमकिन हो चुका है। मेरी अफगान जलेबी, सो जाओ वरना जो होगा सह नहीं पाओगी। राघव ने इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे तो वानिया हंसते हुए इससे दूर हुई। दूर रहो जिन, मत खाओ मुझे। वानिया ने इसे दूर होने का कहा, लेकिन इस पर अपनी पकड़ मजबूत की राघव पर इसी कमर में गिरफ्त सख्त कर चुका था। नहीं जाने जहां, आज तो तुम्हारा ये जिन अपनी अफगान जलेबी को खा ही जाएगा। राघव पलटकर इस पर हावी हुआ, फिर से इसके होंठ अपनी गिरफ्त में मजबूत कर लिए। वानिया इसकी गिरफ्त में मचल रही थी, लेकिन अब राघव को होश ही कहाँ था। वो तो अपनी मासूम हरकतों से इसका सारा होश खत्म कर चुका था। वानिया ने अपनी गर्दन पर राघव के दांत करते महसूस किए तो सिसक उठी, फिर अपने कंधे से शर्ट भी सरकती महसूस कर वो कपकपा कर रह गई। अमान! वानिया ने घबराकर राघव ने निगाहें उठाकर इसे देखा, जो गुलाबी चेहरा लिए शर्माई शर्माई से इसके दिल में उतर रही थी। सो जाओ वानिया, राघव ने सख्ती से कहते इसे खुद में भीजा, जबकि बहुत देर तक वानिया यूं ही ओट पटांग बातें करती हुई नींद की वादियों में खो गई। इसे सुकून से सोता देखकर राघव ने भी सुख का सांस लेते अपनी आंखें मूंद ली। वानिया की आंख खुली तो पहले इसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। सर बुरी तरह चकरा रहा था और आंखें भी धुंधली हुई थी। तभी थोड़ी सी हिम्मत करके वो उठी तो इसकी निगाहें सामने मौजूद शख्स पर पड़ी, जो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर पट्टी खोल रहा था। इसे देखकर हानिया की घबराहट कम हुई, क्योंकि इसके लिए एक हाथ वाले शख्स को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता। अपनी बहन को ढूंढने आई हो ना यहाँ? राघव की कैद में है वो, जानती है इसे। छूने की वजह से राघव ने मेरा हाथ काट दिया। काल ने अपना पट्टी बंधा हुआ हानिया को दिखाया, लेकिन हानिया बस खामोशी से बैठी अपनी कमर के पीछे बंधे हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो ना मिली तो क्या हुआ? तू भी तो वैसी ही है ना, इतनी ही हसीन, इतनी ही नाजुक। काल ने आगे होकर हानिया का गाल छुआ। इतनी ही मासूम, काल ने वहशत से कहा। अब इसका हाथ हानिया की गर्दन पर आ चुका था। नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ मिस्टर, वो जबरदस्ती से मानती हो, और मैं प्यार की पुजारन हूँ, हानिया ने अदा से कहा। तो काल हैरत ज़्यादा हो गया। हाथ खोलो ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ दे सकूं। हानिया ने इसके चेहरे पर फूंक मारकर कहा तो काल ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ खोल दिए, और यही मौका हानिया को चाहिए था। फौरन इस पर अपना हाथ काल की गर्दन में डालकर इसकी गर्दन को जोरदार झटका देकर जमीन पर गिरा और इस कमर के पास से चाकू निकालकर इसकी गर्दन पर रख दिया। तुमने मुझे हानिया जैसा नाजुक समझकर गलती कर दी मिस्टर, बताओ कहाँ है वो? हानिया ने सख्ती से चाकू इसके गर्दन पर रखते हुए कहा, लेकिन जवाब में काल कहका लगाकर हंसने लगा। तुम तो इससे भी ज्यादा कमाल हो, तुम्हें बर्बाद करने का मजा आएगा, अंदर आओ। इसने पहले कि हानिया को समझ पाती, 4 आदमी कमरे में आए और हानिया को दबोचकर काल से दूर करके जमीन पर लेटा दिया। फिक्र मत कर जाने मन, इन सबको भी मौका दूंगा अपने बाद, आज रात तो कभी नहीं भूल पाएगी। काल की बात सुनकर हानिया छपटनाने लगी, लेकिन इन चारों ने अपने मजबूत हाथों से इसके पांव और बाजू को पकड़ के इसे बेबस कर दिया। काल ने आगे बढ़कर इसकी जैकेट खोली और शर्ट उठाकर इसके पेट पर अपना हाथ रखा। बहुत से आंसू हानिया की आंखों से बहने के लिए नफरत हो रही थी इसे अपनी इस कमजोरी और बेबसी से। या अल्लाह पाक, ऐसा कुछ होने से पहले मुझे मौत आ जाए। हानिया ने दुआ की और काल को खुद पर झुकता देखकर अपनी नम आंखें वहशत से बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल काल का वजूद इस पर गायब हुआ था। हानिया ने आंखें खोलकर देखा तो इसकी नजर अंश पर पड़ी, जो दांत गुस्से से तनी रगों के साथ काल को वहशत की तरह मार रहा था। काल के आदमियों ने हड़बड़ाकर हानिया को छोड़ा अंश की जानिब बढ़े, लेकिन हानिया ने आगे बढ़कर चाकू वापस उठाया और एक आदमी की कमर में गाड़ दिया। दूसरा आदमी हैरत से हानिया की जानिब बढ़ा, लेकिन तब तक हानिया इसकी गर्दन
दबोचकर मरोड़ चुकी थी। अब की बार बाकी दोनों आदमी भी हानिया की जानिब आए तो हानिया ने हाथ का मुक्का बनाकर इस आदमी के नाक पर इतनी जोर से मारा कि वो कराहकर अपने टूटे नाक पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। चौथे आदमी ने घबराकर अंश पर बंदूक को ताना और अभी भी कॉल को बुरी तरह मार रहा था। इससे पहले कि वो गोली चलाता, हानिया ने अपना पांव बहुत जोर से इसके बाजू पर मारा और बंदूक इसके हाथ से छूट गई। इसी पल का वक्त जाया किए बगैर वो आदमी वहां से भाग गया। हानिया ने अंश को देखा जो अभी भी हर चीज से बेखबर बस कॉल को मार रहा था। अंश बस करो, वो मर जाएगा। हानिया ने आगे होकर अंश को रोका तो अंश ने झटके से नीम मुर्दा हालत में कॉल को फर्श पर फेंका। फिर अंश की निगाह इसके हाथ पर पड़ी जिसे इसने हानिया को छुआ था। कैसे छुआ तूने मेरी हानिया को? जुर्रत कैसे हुई तेरी? अंश ने इसका हाथ पकड़कर झटके से तोड़ दिया तो इस इंसान जगह पर कॉल की चीख गूंज उठी, जबकि हानिया तो बस अंश के मेरी हानिया कहने पर ही हैरत से बुत बन चुकी थी। बोल कहाँ है रागा, वरना मौत मांगेगा तो मौत भी नहीं मिलेगी। बोल कहाँ है वो? अंश ने गुस्से से पूछा तो कॉल ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन इन्हें पता बता दिया। वैसे भी कॉल यही चाहता था कि वो लड़की जब इसकी नहीं हुई तो रागा की भी ना हो। पता सुनकर अंश ने झटके से कॉल को छोड़ा और हानिया का हाथ पकड़कर वहां से लॉक करके एक गाड़ी में बैठा। सारा रास्ता अंश ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन हानिया अभी भी इसका गुस्सा महसूस कर सकती थी। होटल वापस आकर अंश हानिया का हाथ पकड़कर इसे कमरे में लाया और झटके से छोड़ा। हाउ डेयर यू हानिया, पागल हो क्या? सोचा है क्या होता तुम्हारे साथ अगर मैं वहां नहीं आता तो? अंश गुस्से से चिल्लाया और पास पड़ी कुर्सी को जमीन पर पटका। जो होता सो होता, आपको इससे क्या ज्यादा से ज्यादा कर जाते? अंश आपको फर्क क्या पड़ता है मेरे होने या ना होने से? हानिया के गुस्से से कहने पर अंश का दिल किया एक थप्पड़ लगाकर इस पागल लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दे। तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक है ही क्या। परवाह है आपको मेरी? बोले क्यों पड़ता है मुझे कुछ हो जाने से आपको फर्क? हानिया ने मुठियां भीजते हुए गुस्से से पूछा तो अंश आगे बढ़ा और इसको कंधे से पकड़कर दीवार के साथ लगाया। क्योंकि मैं तुम्हारा हीरो हूँ हानिया विजदान खान, मोहब्बत हो तुम मेरी, आज से नहीं इसी दिन से। जिस दिन मेरा गिरेबान पकड़कर तुमने मुझे अपनी मलकियत कहा था, इसी पल से जब मेरी आंखों में आंखें डालकर तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मैं वहां से इसीलिए भागा था हानिया विजदान खान, क्योंकि तुमसे नहीं अपने दिल से हार बैठा था मैं। अंश ने अपनी इंगारा होती आंखों से घूर कर कहा। बहुत देर वो इन दोनों को एक दूसरे के देखते रहे। जिंदगी में पहली बार हानिया के पास कहने को कुछ नहीं था। सुबह होते ही हम वहां जाकर वानिया को वहां से ले आएंगे और इसके बाद तुम दोनों को वापस ले जाकर मैं वजदान सन से तुम्हारा हाथ मांगूंगा हानिया खान, और तुम्हारा जवाब हाँ ही होना चाहिए, वरना कसम से तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। इसने शहादत की उंगली से इसका गाल छूकर और हानिया को हक्का बक्का सा दीवार के साथ लगाकर छोड़कर वहां से चला गया। इसके जाने के बाद बहुत देर बाद हानिया हैरत के जेरे असर वहीं खड़ी रही। ये किसने मुश्किल में पड़ चुकी थी वो? वानिया की आंख दोपहर के करीब जाकर खुली। पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया, फिर कल अपना पानी में गिरना और रागा का इससे पानी से निकालना याद आया। इसे गुजरी रात को कोई भी वाकया याद नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि रागा सारी रात इसके पास इसका ख्याल रखता रहा था। वानिया घर के बाहर आने पर हल्की सी आवाज पर दरवाजे के पास आ गई। कुछ पलों का खेल रह गया था बस वीरा, फिर देखना जो फौजी हमारा राह का कांटा बन रहे हैं ना, वही मेरी राह के कांटे हटाएंगे। रागा की आवाज पर हानिया ने बाहर जाने का इरादा तर्क किया और वहीं खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगता है रागा, सिर्फ एक लड़की की वजह से ऐसा होगा? वीरा के सवाल पर रागा हल्का सा हंस दिया। वो सिर्फ एक लड़की ही तो नहीं है वीरा, वो एक बहुत खास फौजी की लाडली बेटी है। तुम शायद जानते नहीं वजदान खान को, ISI का एजेंट रह चुका है वो। हमारे जैसे कितने ही दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। रागा ने मुंह से अपने बाप का नाम सुना तो वानिया ठटकी, और अब जब इसे ये पता चलेगा कि इसकी जान से प्यारी बेटी एक दहशतगर्द को अपना दिल दे बैठी है, तो तुम ये सोचो माड़ा, वो बेबस होकर क्या कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। रागा की बात पर वानिया का दिल धड़कना बंद हुआ था। तुम देखना वीरा, मुझसे अपनी बेटी की आजादी के लिए मुल्क के साथ बगावत तक कर जाएगा वो। रागा ने हंसकर कहा और अपने अंदर खड़ी वानिया का दिल 1000 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। बहुत से आंसू टूटकर इसकी आंखों से गिरे थे। इसीलिए तुमने इसे नरमी और प्यार का खेल खेला है। इसे जो लगा तुमसे कॉल से बचाने के लिए ये निकाह किया है वो सब। हाँ वीरा, इस फौजी की औलाद से वो मोहब्बत बस एक खेल था, ताकि इस लड़की के जरिए मैं वजदान खान को काबू में ला सकूं।
राघव ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर वानिया की बस हुई थी, इसलिए दरवाजा खोलकर वो बाहर और एक जोरदार थप्पड़ लगा के मुंह पर मारा। राघव के साथ साथ वीरा ने भी हैरत से इस छोटी सी लड़की की इस हरकत को देखा। मुझे लगा था तुम इतने बुरे इंसान नहीं जितने बनते हो। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई है, लेकिन मैं गलत थी। तुम बुरे नहीं, इंतहाई घटिया इंसान हो, जिसके नजदीक किसी के जज्बात बस खिलौना है। वानिया ज़ारा रोते हुए इसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, कुछ भी हो जाए चली जाऊंगी। इतना कहकर वानिया वहां से जाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे इसके बाल राघव की मुट्ठी में थे। तुमने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओगी और हम तुम्हें जाने देंगे? तुम तो जरूरत से ज्यादा मासूम हो जाने राघव। अच्छा यह तुमने सब मालूम हो गया। अब तुम्हारे बदले तुम्हारे बाप से एक खुदकुश धमाका करवाने का ज्यादा मजा आएगा। राघव की बात जहां पर वीरा मुस्कुराया, वहीं वानिया की धड़कनें थम गई थी। क्या इसके नसीब में यही लिखा था? वो अपने बाप की बदनामी और मौत का बायस बने? नहीं, इससे पहले वो मरना पसंद करेगी। तुम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे, देखना तुम, वानिया ने रोते हुए कहा। तो राघव के होंठों पर दिलकश मुस्कान आई। तुम भी देखना जाने राघव, अपने हर इरादे में कामयाब होकर तुम्हें अपनी बाहों का फूल बनाऊंगा। राघव ने इसके कान में सरगोशी की, लेकिन आज इसकी सरगोशी से वानिया को बहुत ज्यादा नफरत हुई। इसे तो अपने पूरे वजूद से नफरत हो चुकी थी, इसे अपने दिल से नफरत हो चुकी थी, जिसने इस शख्स से मोहब्बत की। आई हेट यू, वानिया के रोते हुए बेबसी से कहने पर राघव मुस्कुराया और इसके कमरे में कैद करके वहां से चला गया। इसके जाने के बाद भी वानिया जमीन पर बैठकर रोती रही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।